जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम देखेंगे 2 नंबर में अक्सर ये क्वेश्चन आता ही रहता, आपने देखा ही होगा। उपसंयोजी मंडल। ठीक है, उपसंयोजी मंडल जब एक यौगिक में उपस्थित धातु है, जब एक यौगिक में उपस्थित धातुएं और परमाणु अथवा धातु आयन एक निश्चित संख्या में आबंधित आयन अथवा एक उपसंयोजक सत्ता का निर्माण करते हैं, इसे समन्वय मंडल कहते हैं। इसे वर्गाकार कोष्टक में रखते हैं। देखिए, ये कोष्टक में रखा गया है। अब इसी के साथ ये समन्वय मंडल ये बीच में। अब इस कितनी बार केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, उपसंयोजी संख्या किसे कहते हैं, या आयनन मंडल किसे कहते हैं। आप गौर कीजिएगा, ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4,6CnF, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब यहाँ पर ये जो F है, इसे बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो आप उदाहरण देकर उपसंयोजी यौगिक का उदाहरण देकर ये बता सकते हैं कि यही लो ना, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट केंद्रीय धातु परमाणु जो बीच में रहता है। ठीक है, लिगेंड किसे कहते हैं, तो जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है वो लिगेंड कहलाता है। ये देखिए Cn, ये लिगेंड है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु में जुड़ा रहेगा, आयनिक मंडल किसे कहते हैं, तो जो ब्रैकेट के बाहर ये देखिए ये के पोटेशियम। और उपसंयोजी संख्या किसे कहते हैं, तो जो लिगेंड से जो संख्या जुड़ी रहती है, ये जो देखिए ये 6 जोड़ा है, तो ये आपकी उपसंयोजी संख्या कहलाती है। तो आप एक पद कितने काम कर रहे हैं हम आप देख सकते हो। तो ये उदाहरण आप मोस्ट इंपोर्टेंट आप याद करिएगा। ठीक है, आज के लिए आप इसी में लिगेंड की परिभाषा, ये वे परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है। ये एक परमाणु या परमाणु का समूह होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति होती है, लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड का वह परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, दाता परमाणु। और अभी हाल मैंने बताया कि लिगेंड क्या है। अभी ये देखिए ये लिगेंड है, साइनाइड क्या है, लिगेंड। तो ये लिगेंड की परिभाषा हो गई। आप इस परिभाषा के बाद इसमें बता दो। अब लिगेंड के टाइप अपने को लिखना नहीं है क्योंकि 2 नंबर का चैप्टर है। कितने का, 2। अब केंद्रीय परमाणु, ये आपको छोटी छोटी डेफिनेशन आती है 2 नंबर में। क्या आती है, तो किसी उपसंयोजी यौगिक सत्ता में परमाणु आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों समूह से एक निश्चित ज्यामितीय अवस्था में रहता है उसे केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन कहते हैं। ये आप उदाहरण से, जैसे अगला हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्रव स्नेह कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड मेथड। आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इस बार भी पूरी संभावना है। तो चलो याद करते हैं। देखो, द्रव स्नेह कोलाइड ये टिंडल प्रभाव को प्रकट नहीं करते। किसको प्रकट नहीं करे, टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव को प्रकट करते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा इन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता, इन्हें आसानी से द्रव विरोधी कोलाइड को देखा जा सकता है। किसके द्वारा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। यह पृष्ठ तनाव के माध्यम से कम होता है। द्रव स्नेह कोलाइड क्या रहता है, पृष्ठ तनाव के परीक्षण माध्यम से कम होता है। यह पृष्ठ तनाव के परीक्षण माध्यम से के लगभग बराबर होता है। गोंद स्टार्च, उदाहरण आप, मैं क्या कह रहा हूं, आप सभी बच्चे उदाहरण जरूर याद रखिए, द्रव विरोधी कोलाइड के और द्रव स्नेह कोलाइड के। तो आप, मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये भी समझ में आ गया। पेप्टीकरण चुटकी में हल करेंगे। पेप्टीकरण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें ताजे बने अवक्षेप को किसी उचित विद्युत के उपयोग करके कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है, पेप्टीकरण कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें ताजे बने अवक्षेप का किसी उचित विद्युत उपयोग का करके कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जा सकता है, पेप्टीकरण कहलाता है। इसका उपयोग किए जाने वाले विद्युत घट्टे को ही पेप्टी कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये पेप्टीकरण की परिभाषा। सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन भी उपोहन, इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को चर्म पत्र या जंतु झिल्ली में एक थैले में भरकर तथा इसमें बहते पानी से लटका देते हैं। अशुद्धियां विकसित होकर बहते हुए जल में चली जाती। थैले का जानता हो, झिल्ली, ब्लेंडर, पार्चमेंट पत्र, सेलोफोन शीट आदि बनाते हैं क्योंकि इसमें ये
वास्तविक विलयन के कण नहीं निकलते, परंतु कोलाइडी विलयन के कण निकल जाते हैं। उपवहन में याद रखिए वास्तविक विलयन के कण नहीं निकलेंगे, लेकिन किसके कोलाइडी कण निकल जाते, लेकिन वास्तविक विलयन के कण निकल जाते, लेकिन कोलाइडी कण विलयन के कण नहीं निकलते। ये उपवहन का चित्र, जबरदस्त चित्र है, आप भी ऐसा ही बनाइएगा। ठीक है, उपवहन डायलिसिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो सभी विद्यार्थियों को आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। कोलाइडी कणों का शुद्धिकरण सभी को, ये 12वीं का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल किसी साल में से प्रकाश पुंज प्रवाहित करके उस प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर साल में प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। किसी साल में से प्रकाश पुंज प्रवाहित करने पर उसमें प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर साल से प्रकाश पुंज का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं अपन? और ये देखिए, ये प्रकाश पुंज, और ये डायग्राम बना दो, आपके 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता टिंडल प्रभाव। ठीक है, ब्राउनी गति ये ब्राउनी गति है। ब्राउनी गति किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्राउन ने अति सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयनों का अवलोकन करने पर पाया कि विलयन में कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े सभी दिशाओं में गतिशील करते हैं। अतः कोलाइडी कणों के निरंतर और अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति के कारण परिप्रेक्ष्य माध्यम में गतिशील अणु की कोलाइडी कणों का लगातार होने वाला असंतुलित टक्कर है। तो ब्राउनी गति लिख दीजिएगा। और ये ब्राउनी गति, ये देखिए ब्राउनी गति का जबरदस्त चित्र। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर एक चित्र बनाइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।